आज के स्टूडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे अशोक आंदोलन और छत्तीसगढ़ में उसके प्रभाव के विषय में। हम अच्छी तरह जानते हैं कि 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने घोषणा की कि पूरे देश में अशोक आंदोलन चलाया जाना है। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए उन्होंने 2 प्रकार के कार्यक्रमों की घोषणा की। पहला को उन्होंने कहा नकारात्मक कार्यक्रम और दूसरे को उन्होंने कहा रचनात्मक कार्यक्रम। नकारात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने कहा कि वकील वकालतों का त्याग कर दें, लोग अपनी उपाधियां एवं पदवियां का त्याग कर दें जिन्हें अंग्रेज सरकार के द्वारा उन्हें प्रदान किया गया है। छात्र स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार कर दें, लोग एवं नेता काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार कर दें, लोग विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दें। तो इस तरह से उन्होंने नकारात्मक कार्यक्रमों की एक सूची प्रस्तुत की। और रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की जाए, झगड़ों को निपटाने के लिए राष्ट्रीय पंचायतों की स्थापना की जाए, विदेशी वस्तुओं की जगह पर खादी की वस्तुओं का प्रसार किया जाए, मंद निषेध का कार्यक्रम जगह जगह चलाया जाए। तो इस तरह से उन्होंने 2 प्रकार के कार्यक्रमों की बात कही। पहले को उन्होंने कहा नकारात्मक और दूसरे को कहा उन्होंने सकारात्मक। और उनका यह मानना था कि अगर इन कार्यक्रमों को हम अच्छे से आयोजित कर लेते हैं तो अंग्रेजी सरकार को 1 साल के भीतर हमें स्वराज देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो इसी के तारतम्य में इन्हीं कार्यक्रमों के परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव किस तरह से पड़ा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किन किन नेताओं ने अपनी वकालत को त्याग दी। अगर हम रायपुर की बात करें तो रायपुर से पंडित रामनारायण तिवारी और ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने अपनी वकालत को त्याग दी। उसी तरह से बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव और NR खान खोजे, ठाकुर छेदीलाल एवं DK मेहता ने अपनी वकालत त्याग दी। उसी तरह से दुर्ग से अगर हम देखें तो दुर्ग में हम देखते हैं रत्नाकर झा और VY ताम्सकर ने अपनी वकालत की प्रैक्टिस को छोड़ दिया। उसी तरह से अब बहुत सारे ऐसे लोग हुए, गणमान्य लोग हुए जिन्होंने अपनी उपाधियां एवं पदवियों को त्याग दिया। उनमें सबसे पहला नाम हम ले सकते हैं वामनराव लाखे का। वामनराव लाखे को अंग्रेजी सरकार के द्वारा राव साहब को उपाधि प्रदान की गई थी, जिसे उन्होंने त्याग दिया, जिसके फलस्वरूप रायपुर की जनता ने उन्हें लोकप्रिय की उपाधि दी। और इसको फॉलो करते हुए बैरिस्टर कल्याण जी, मोरारजी थेकर और सेठ गोपी किशन ने भी अपनी राय साहब की पदवियों को त्याग दिया। और काजी शेर खां साहब ने अपनी खान साहब की उपाधि त्याग दी। तो इस तरह से गणमान्य नागरिकों ने अपनी अपनी उन उपाधियों और पदवियों को त्याग दिया जो उन्हें अंग्रेजी सरकार के द्वारा मिला हुआ था। छत्तीसगढ़ PSC और छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा आयोजित होने वाले विभिन्न एग्ज़ाम में इन सारे तथ्यों से क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इन तथ्यों को बहुत ध्यान से समझना और याद करना अत्यंत आवश्यक है। उसी तरह से गांधी जी ने आह्वान किया था कि लोग काउंसिल का चुनाव का बहिष्कार कर दें, लोग वोट करने ना जाए। तो इसके परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ में भी काउंसिल के चुनाव में लोगों ने खड़ा होने से मना कर दिया। बहुत कम जनता ने जाकर वोटिंग किया। उसके अलावा गांधी जी ने आह्वान किया था कि लोग विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दें। तो इसको फॉलो करते हुए रत्नाकर झा और प्रभुलाल काबरा ने अपनी पत्नियों के विदेशी कपड़ों की होली जला दी। और बहुत सारे लोगों ने खादी के प्रचार प्रसार के लिए नए स्टोर्स की स्थापना की। तो इसमें हम देख सकते हैं कि बिलासपुर में देवतादीन तिवारी नामक व्यक्ति ने स्वयं की खादी वस्त्रों की दुकान खोली। देवतादीन तिवारी नामक व्यक्ति ने स्वयं की खादी वस्त्रों की दुकान खोली। कैलाश सक्सेना ने स्वदेशी स्टोर की स्थापना की। इसी तरह धमतरी में खादी के प्रचार प्रसार के लिए बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के द्वारा प्रयास किया गया। और रायपुर कांग्रेस कमेटी के द्वारा गरीबों को 460 चरखे निःशुल्क वितरित किए गए। और 11 अक्टूबर 1921 को रावण भाटा मैदान में खादी की 3 दिन की प्रदर्शनी प्रारंभ की गई और दूसरा दिन इसे केवल महिलाओं के लिए खोला गया और उसका संचालन अंजुमन बेगम ने किया। अशोक आंदोलन के दरमियान ही 12 मार्च 1921 को माखनलाल चतुर्वेदी ने बिलासपुर के सनिचरी पड़ाव में एक ओजस्वी भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने लोगों से अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध अशोक आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान किया था। तो इस आह्वान को देखते हुए उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें बिलासपुर की जेल में कैद कर लिया। और बिलासपुर के जेल में कैद होने के बावजूद भी
उन्होंने पूरी नहीं सुनोगे तान, पुष्प की अभिलाषा और पर्वत की अभिलाषा जैसे 3 कविताओं की रचना की, जो कि देशभक्ति से ओतप्रोत थे। कालांतर में इन्हें 4 मार्च 1922 को रिहा कर दिया गया। असहयोग आंदोलन के दरमियान छत्तीसगढ़ में मंद निषेध का भी पालन किया गया। यहाँ पे जो कांग्रेस कमेटी के लोग थे, उन्होंने शराब दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से लोगों ने अंग्रेजी शराब दुकानों में जाकर शराब खरीदना छोड़ दिया। कालांतर में जब अंग्रेजी सरकार ने शराब दुकानों की नीलामी का प्रयास किया तो उसमें भी उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। असहयोग आंदोलन की भावना के प्रचार प्रसार करने के लिए तथा लोगों को सत्याग्रह की शिक्षा देने के लिए छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई और इसी के तहत रायपुर में 7 फरवरी 1921 को सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में एक सत्याग्रह आश्रम खोला गया। धमतरी में भी डॉक्टर शोभाराम दिवांगन, हरक राम, परदेसी राम एवं राम दुलारे के द्वारा एक सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई। अब चूंकि बड़े पैमाने पर छात्रों ने स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया गया था, तो उनके लिए अल्टरनेट शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई। तो इसी के तारतम्य में 5 फरवरी 1921 को रायपुर में एक जनसभा का आयोजन किया गया और इस जनसभा को माधवराव सप्रे ने संबोधित किया और लोगों से आह्वान किया कि वे राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दें और इसी के तारतम्य में लोगों ने करीब 10,000 रुपये का सहयोग राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए दिया और रायपुर में सेठ गोपी किशन के भवन में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। इसमें वामनराव लाखे तथा अन्य कई लोगों ने अध्यापन का काम किया और पंडित राम नारायण तिवारी ने प्राचार्य की भूमिका संभाली। धमतरी में राष्ट्रीय विद्यालय स्थापना का प्रयास बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के द्वारा किया गया। इसके अध्यापक थे अजीज उर रहमान और इस विद्यालय में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने भी अध्यापन का कार्य किया। बिलासपुर में बद्रीनाथ साव के मकान में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। पंडित शिव दुलारे मिश्र यहाँ के प्रधान अध्यापक नियुक्त किए गए तथा बाबू यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव यहाँ पर अध्यापन करते थे। उसी तरह से राजनांदगांव में भी ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। यहाँ के पाठ्यक्रम में छात्रों को स्वावलंबन के विषय में पढ़ाया जाता था। असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में बढ़ती हुई जन जागृति को देखते हुए तथा लोगों को और अधिक जागृत करने के लिए कई बड़े राष्ट्र नेताओं का भी यहाँ पे आगमन हुआ। इस दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और सुभद्रा कुमारी चौहान का आगमन छत्तीसगढ़ में हुआ और उन्होंने लोगों को संबोधित किया और लोगों को असहयोग आंदोलन के महत्व के विषय में बताया। असहयोग आंदोलन के दरमियान ही छत्तीसगढ़ में सिहावा नगरी का जंगल सत्याग्रह भी हुआ। तो ये जंगल सत्याग्रह क्या हुआ, उसका कारण ये था कि यहाँ के जो जंगल के आसपास रहने वाले जो स्थानीय लोग थे, उन्हें जंगल से लकड़ी लेने भी नहीं दिया जाता था और साथ में उनसे अंग्रेजी अधिकारियों के द्वारा बेगारी का काम किया जाता था और अगर उन्हें मजदूरी देते भी थे तो इतना कम मजदूरी देते थे कि उससे उनका जीवन निर्वाह होना संभव नहीं था। जब असहयोग आंदोलन के कारण पूरा छत्तीसगढ़ अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध धधक रहा था, तो उसी समय सिहावा नगरी में भी जंगल सत्याग्रह का संचालन बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में किया गया। इसमें लोगों ने आरक्षित वनों से लकड़ी काटकर इस आंदोलन को प्रारंभ किया और जब इस बात की जानकारी अंग्रेज़ों को मिली तो उन्होंने गांव में ही अदालत लगाकर अनेक लोगों को सज़ा दी और उन्होंने कहा कि अगर वो क्षमा मांग ले और भविष्य में ऐसे कार्य ना करने का संकल्प ले तो उन्हें छोड़ा जा सकता है, परंतु लोगों ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप हरक राम सोम, विशंभर पटेल और पंचम सिंह सोम, शोभाराम साहू को गिरफ्तार कर लिया गया।
जब इसकी सूचना पंडित सुंदरलाल शर्मा और नारायण राव मेघावाले छोटेलाल श्रीवास्तव को मिली तो उन्होंने सत्याग्रह की बागडोर संभाल ली और सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया। अंततः अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने बेगारी प्रथा को समाप्त करके न्यूनतम मजदूरी देने की बात मान ली। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में जो असहयोग आंदोलन हुआ उसके कई आयाम थे। लोगों ने अपने वकालत को त्याग दिया, छात्रों ने स्कूल एवं कॉलेजों का परित्याग कर दिया, लोगों ने उपाधियों को त्याग दिया, लोगों ने कोर्ट जाना छोड़ दिया, लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया। इसके अलावा स्थानीय आदिवासी लोगों ने जंगल सत्याग्रह भी किया। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के कई आयाम हमको नजर आते हैं। कालांतर में जब चौरी चौरा की घटना हुई 5 फरवरी 1922 को, तो गांधी जी ने यह घोषणा कर दी कि अब असहयोग आंदोलन को आगे चलाया जाना संभव नहीं है। तो जब यह असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया तो बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय लेवल पर बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी होने लगी। यहाँ तक कि महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो फिर छत्तीसगढ़ का क्या छूता रह सकता था। छत्तीसगढ़ में भी बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हुई और यहाँ पे पंडित सुंदरलाल शर्मा एवं नारायण राव मेघावालों को सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह के विषय में गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित सुंदरलाल शर्मा को जब गिरफ्तार करके जेल में रखा गया तो उन्होंने इस दौरान एक पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम था कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्र। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इस तथ्य को याद रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया, तो उसका नाम था कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्र। तो इस तरह से हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन अत्यंत सफल था। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम स्वराज दल के विषय में अध्ययन करेंगे।